वैदिक समाज या वैदिक काल। इस कड़ी में पहला प्रश्न है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? देखिए, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। क्या थी? कुल या कुटुंब। देखिए, वैदिक समाज पितृसत्तात्मक थे और परिवार का मुखिया सबसे वृद्ध व्यक्ति हुआ करता था और इसी वृद्ध व्यक्ति को कुलप कहा जाता था और परिवार के जो अन्य सदस्य होते थे वो नृप कहलाते थे। यानी मुखिया क्या कहलाता था? कुलप, और अन्य सदस्य कहलाते थे नृप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल या समुद्र का देवता था? देखिए, यहाँ जो वरुण है वो जल या समुद्र का देवता था। देखिए, वैदिक धर्म था वो प्रकृति उपासक और यज्ञ प्रधान था। इन्होंने अपने देवताओं को 3 भागों में बांट रखा था, पृथ्वीवासी, अंतरिक्षवासी और आकाशवासी। अब इनमें इंद्र, मित्र, वरुण, ये जो देवता थे वो अंतरिक्ष के देवताओं में शामिल थे। इनमें जो वरुण देवता था, जो अंतरिक्ष देवताओं में शामिल था, उसे जल या समुद्र के देवता के रूप में माना गया है और वरुण को सूर्य का नेत्र भी कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किसकी रचना है? देखिए, गायत्री मंत्र गुरु विश्वामित्र की रचना है। किसकी रचना है? गुरु विश्वामित्र की। देखिए, जो विश्वामित्र का रचना है गायत्री मंत्र, वो ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद के दूसरे मंडल में है और गायत्री मंत्र के अंदर बुद्धिदान की कामना की जाती है और गायत्री मंत्र किसी सविता या सवित नामक देवता को समर्पित है और विश्व का सबसे ज़्यादा उच्चारित होने वाला मंत्र भी गायत्री मंत्र ही है। चौथा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति, यानी कौन सी संस्कृति उत्तर वैदिक काल मृदभांड से जुड़ी हुई है? तो वो है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ये चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है वो उत्तर वैदिक काल की है, जबकि ऊपर जो ऑप्शन है गेरुवर्णी, ये पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल से जुड़ी हुई है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऋणों में शामिल नहीं है। देखिए, वैदिक परंपरागत समाज में ये माना गया था कि हमें अपने देवों से, हमें अपने ऋषियों से और हमें अपने पितरों से कुछ न कुछ मिला होता है। तो ये जो मिला है उसके कारण हम इनके ऋणी हैं। इसलिए जीवन में हमें इन 3 ऋणों, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार मात्र ऋण नाम का कोई ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। ठीक है। छठा प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखिए, ऋग्वेद में ऐधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। देखो, वैदिक समाज के अंदर गाय सर्वाधिक पवित्र पशु था और धन का संकेत भी गाय से लगाया जाता था। जिसके पास जितनी गाय थी वो उतना ही धनवान माना गया था और ऋग्वैदिक समाज के अंदर अधिकांश संघर्ष है वो गायों के लिए ही होते थे। तो ऋग्वेद में अधन्य शब्द है वो गाय के संदर्भ में आया है और जिसका तात्पर्य होता है जो वध योग्य नहीं है। ठीक है, तो वध योग्य नहीं है, ये अधन्य शब्द गाय के लिए आया है। 7वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क माना गया है। देखिए, प्राचीन भारत में जहाँ तक निष्क की बात है वो एक स्वर्ण आभूषण माना गया है और ये स्वर्ण आभूषण जो निष्क था वो गले में पहना जाता था। दूसरा एक आभूषण था कर्ण शोभन, तो कर्ण शोभन है वो कान में पहना जाता था और एक था कुंभ, ये कुंभ नामक स्वर्ण आभूषण है वो सिर पर धारण किया जाता था। इस प्रकार ये स्वर्ण आभूषण थे। अगला प्रश्न है,
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? देखिए, जहाँ तक आरंभिक वैदिक साहित्य की बात है तो सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। ध्यान रखें, सर्वाधिक वर्णित नदी तो है सिंधु नदी, जबकि पवित्र की बात आए तो वो है सरस्वती। ठीक है। ऋग्वेद के अंदर 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। इन 7 नदियों के अंदर जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? उनमें है सिंधु, सरस्वती, तीसरी है शतुद्री या सतलज, चौथी है बिपाशा या व्यास, पांचवी है अस्किनी या चिनाब, और छठी है पुरुषणी या रावी, और सातवीं है वितस्ता या झेलम। देखिए, इनके नए पुराने नाम भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ अस्किनी किसका नाम है? चिनाब का, और पुरुषणी रावी के लिए, और वितस्ता झेलम के लिए आया हुआ नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? देखिए, ऋग्वेद का 9वां मंडल, ठीक है, वनस्पति देवता सोम को समर्पित है। यदि हम 7वें मंडल की बात करें तो 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है, और इसी 7वें मंडल के अंदर ही 10 राज्य युद्ध का उल्लेख हुआ है। और ये 10 राज्य युद्ध है वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत वंश या त्रित्सु जन के राजा सुदास ने विश्वामित्र के नेतृत्व में आए हुए 10 राजाओं के समूह को हराया था। और इस युद्ध का कारण क्या बना था कि राजा सुदास, जो भरत वंश के त्रित्सु जन के राजा थे, उन्होंने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया था, पुरोहित बना लिया था। इससे विश्वामित्र नाराज हो गए और उन्होंने सुदास के खिलाफ 10 राजाओं का एक समूह बनाया, लेकिन इस समूह को सुदास ने रावी नदी या पुरुषणी नदी के तट पर हरा दिया। अब जो 10 राजाओं का ये समूह था, उसमें 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। ये जो 5 अनार्य कबीले थे वो पंच जन कहलाते थे। इन पंच जनों के अंदर अनु, यदु, द्रुह्यु, तुर्वसु और पुरु, ये 5 थे जो पंच जन कहलाते थे। इनमें पुरु सर्वाधिक शक्तिशाली में शुमार था। 10वां प्रश्न है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? देखिए, धर्म शास्त्रों के अंदर भू राजस्व की दर है 1/6। अमूमन देखिए, हर काल में भू राजस्व की दर 1/6 रही है। वहीं हम अशोक के शिलालेख रूमिनदेई की बात करें तो रूमिनदेई अभिलेख के अंदर ये लिखा हुआ है, अशोक ने आदेश पारित करवाया कि यहाँ जो भू राजस्व है वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया जाए। तो वहाँ 1/8 होने का उल्लेख है रूमिनदेई शिलालेख में, और रूमिनदेई शिलालेख अभिलेख है वो अशोक का एकमात्र शिलालेख है जिसका विषय आर्थिक है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन था? देखिए, प्रथम विधि निर्माता के रूप में भारत में मनु माना जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु माने गए हैं, और इनका ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और इसका समय संभवतः 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी माना गया है। ठीक है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। मनुस्मृति के अंदर चारों वर्णों का तुलनात्मक वर्णन है, या यूं के चारों वर्णों की तुलनात्मक जानकारी दी गई है। मनुस्मृति पर मेघातिथि के द्वारा टीका भी लिखी गई है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। देखिए, ऋग्वेदिक काल में आर्य घुमंतु जीवन जिया करते थे,
उस समय शहरों और मुद्राओं का विकास नहीं हुआ था। तो आर्यों का जीवन है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला था, और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला जो जीवन था वो पशुपालन पर आधारित था, और पशु ही इनका महत्वपूर्ण धन था। व्यापारी हैं वो पणी कहलाते थे, और गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था जिसका उपयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। पूषण है वो पशुओं के देवता के रूप में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, आर्य शब्द है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है, और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ठीक है, ए में दे रखा है गोधन, बी में भूमि, सी में ये दोनों है, और द में कोई नहीं। तो यहाँ गोधन संपत्ति का मुख्य रूप था। ठीक है, हमने ऊपर भी कई बार बात कर ली है, गाय सबसे पवित्र था, मुद्रा के रूप में भी चर्चित था। जिसके पास जितनी गाय थी वो उतना ही धनवान था। अधिकांश युद्ध भी गाय के संदर्भ में ही लड़े गए थे। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था? देखिए, गेहूं, चावल, जौ, इन सभी फसलों का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को हो गया था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं हो पाया था। 16वां प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति का समय क्या था? देखिए, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का समय था। देखिए, संभवतः जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, कहाँ से? उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व की ओर वो गंगा यमुना के क्षेत्रों तक फैले हुए थे, और वहीं उत्तर में वो हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं तक वो फैले हुए थे। और आर्यों ने अपने इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त नाम दिया था। जब यहाँ से ये विस्तार हो गया कालांतर में, तो इसी को संपूर्ण नाम बाद में आर्यावर्त के नाम से जाना गया। 17वां प्रश्न, देखिए 17वां प्रश्न है, उसमें है आर्यों के निवास से संबंधित सर्वाधिक मान्य मत किसका है? देखिए, आर्य कहाँ के निवासी थे, इसके लिए अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग मत दिए गए। बाल गंगाधर तिलक है वो बताते हैं कि आर्य ध्रुव प्रदेशों के निवासी थे। ठीक है, वहीं दयानंद सरस्वती बताते हैं कि आर्य लोग तिब्बत के निवासी थे। और जहाँ तक विलियम जोन्स की बात है, विलियम जोन्स यूरोप आर्यों का मूल निवास मानते हैं, जबकि आर्यों के निवास से संबंधित सर्वाधिक मान्य मत है वो है मैक्स मुलर का। ठीक है, मैक्स मुलर जर्मनी के निवासी थे, और जर्मन निवासी मैक्स मुलर ने जो संकेत दिए हैं कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, तो वो सर्वाधिक मान्य हुए। इन्होंने ये बताया कि इसके क्या कारण है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी माने जाए। एक तो ये कि तुर्की के बोगज कोई नामक स्थान पर आर्यों का प्राचीनतम अभिलेख मिला है, जिसे बोगज कोई अभिलेख कहा गया है। यह अभिलेख है वो बेबीलोनियाई क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख में आर्यों के प्राचीनतम कबीले हित्ती के बारे में जानकारी मिलती है। आर्यों का प्राचीनतम कबीला कौन सा है? हित्ती। उसके बारे में बोगज कोई अभिलेख से जानकारी मिलती है, जो 1950 ईसा पूर्व में एशिया माइनर में आकर बस गए थे। इस अभिलेख में हित्ती और मरियानी कबीलों के शांति समझौतों का वर्णन किया गया है। किन किन कबीलों का शांति समझौता है? हित्ती और मरियानी। इस समझौते के अंदर इंद्र, वरुण, मित्र और नासते आदि वैदिक देवता गवाह के रूप में मौजूद थे, ऐसा अभिलेख में उल्लेखित है। हालांकि यहाँ नासते देवता के बारे में अभी तक कोई निश्चित जानकारी नहीं है। इसके अलावा आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। इसके सबूत के रूप में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद और जैन देवस्ता का उदाहरण दिया जाता है। क्यों? ऋग्वेद भारत से और जैन देवस्ता
ईरान से मिले हैं, जो आर्यों को इन प्रदेश का मूल निवासी होना दर्शाते हैं। इस प्रकार आर्यों के निवास से संबंधित सर्वाधिक मान्य मत मैक्स मुलर का है। विदेद माधव की कथा का उल्लेख कहाँ हुआ है? देखिए, विदेद माधव की कथा का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण के अंदर हुआ है। देखिए, प्रत्येक जो वेद है उस वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण है, ठीक है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ है, ठीक है। ब्राह्मण शब्द है वो ब्रह्म से बना है और जिसका मतलब होता है यज्ञ, ठीक है। तो वैदिक मंत्रों के जो व्याख्याकारी ग्रंथ थे, उन्हीं व्याख्याकारी ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। तो यजुर्वेद के जो व्याख्याकारी ग्रंथ थे वो सतपथ ब्राह्मण था और इसी सतपथ ब्राह्मण के अंदर ही विदेद माधव की कथा का वर्णन हुआ है। साथ ही साथ ये सतपथ ब्राह्मण है वो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ भी माना गया है। अगला है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल ठीक है, वो संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी करते थे, बिल्कुल ठीक है, वो घोड़ों से परिचित थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, बिल्कुल ठीक है, वो समूह में ही भारत पहुंचे। और वे मुख्यतः नगरों में निवास करते। देखिए, यहाँ बात ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्य जो संस्कृति थी या वैदिक संस्कृति थी वो नगरीय नहीं थी बल्कि वो ग्रामीण संस्कृति थी। तो यहाँ ये बात बिल्कुल अलग हो जाती है। लास्ट प्रश्न है अपना, किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? देखिए, अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। देखिए, बड़े मजे की बात है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है और इन्हीं को वास्तविक वेद भी कहा जाता है। जबकि चौथा वेद है वो वेद त्रयी में शामिल नहीं है, अथर्ववेद, और अथर्ववेद है वो सबसे अलग भी माना गया है। क्योंकि आज के जो भौतिक विषय हैं, प्रेम, वशीकरण, जादू टोना, रोग, चिकित्सा, ये सभी विषय अथर्ववेद के अंदर समाहित है। हालांकि ये वास्तविक वेद में शामिल नहीं है, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा कार्यकारी वेद है तो वो अथर्ववेद है। इसी अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है।